हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईमेल क्लासेस बाय सोनाली धीमान। मेरा नाम सोनाली है और अभी हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से और आज का जो लेक्चर है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे। तो देखो तरीका क्या रहेगा पढ़ने का। अगर आप नए हैं तो समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना नोट्स से साथ साथ पढ़ते हैं और वीडियोज़ देखते हैं और तब मैं ये गारंटी दे रही हूँ आपको कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपके 100 और 100 आएंगे बोर्ड्स में। ठीक है, ये ट्रस्ट से चलेगी चीज़, आपको थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले जिन बच्चों ने किया है उनके 100 और 100 आए हैं। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मुझसे और उनके 100 और 100 एसएसटी में आए हैं। वो भी सिर्फ खाली नोट से और मतलब वही मैं पढ़ा रही हूँ उससे। और नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो एनसीएम था वो स्टार्ट हो गया था, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया गया था 1920 के नागपुर सेशन में, जो कि उसमें उन्होंने बोला कि अब से हम एनसीएम जो है स्टार्ट करेंगे। आप याद रखना जो एनसीएम की स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग हुई है इन द ईयर 1921 और ये हुआ है जनवरी में। ठीक है, मतलब जैसे ही 1921 स्टार्ट हुआ वैसे ही एनसीएम स्टार्ट हो गया जनवरी के साथ साथ। ठीक है, अब इसमें ना हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट। स्ट्रैंड्स मतलब धागे है ना, क्या क्या अलग अलग पार्ट्स थे एनसीएम के, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कैसे कैसे ये मूवमेंट आगे चला है, कौन कौन इसमें आया, कैसे इसका फेलियर हुआ, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे तो हम बुक्स के टॉपिक्स के हिसाब से चल रहे हैं लेकिन उसमें भी मैं क्वेश्चन वाइज बताती हूँ आपको, पर फिर भी इसमें आप पढ़ेंगे। 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 4 ग्रुप्स ने। सबसे पहले टाउन्स का पार्टिसिपेशन क्या रहा है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पीजेंट्स जो थे उनका पार्टिसिपेशन क्या था और ट्राइबल्स का, और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे प्लांटेशन वर्कर्स का। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जो टाउन्स थे उसमें पार्टिसिपेशन किस तरह से रहा। हमने देखा कि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो सिर्फ सिटीज़ तक सीमित था, गाँवों तक गया ही नहीं। ये मूवमेंट थोड़ा बहुत गाँव तक पहुँच पाया क्योंकि गांधी जी ने अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पे बहुत कोशिश की। तो देखो टाउन्स ने कैसे रिएक्ट किया इसके ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे। ये ना बुक में एक में गिवन है, 3 पैरा में गिवन है। मैं आपको जैसे बढ़ा रही हूँ ना, आप इसकी हेडिंग्स ऐसे ही बनाना और ऐसे ही समझ के चलना, इजी भी लगेगा आपको, आप खुद देखोगे। और दूसरा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि आपकी पूरा पेज आ जाता है बुक का, आपकी बुक का एक टॉपिक आता है क्वेश्चन में। तो मैं आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, आप टॉपिक वाइज ही उस चीज़ को लेके चलो कि ये टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक को हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। साथ में मैं अपने नोट्स की एक फ़ोटो भी साथ में स्क्रीन के ऊपर अटैच कर देती हूँ जिससे कि आप साथ साथ पढ़ भी लो और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। आपको बिल्कुल 100% इसी से क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ऐसे आएगा तो आप ऐसे आंसर इसको कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हमें पढ़ना है कि टाउन्स में इस मूवमेंट को कैसे लिया गया। तो टाउन्स में ना हम इसके 3 एस्पेक्ट पढ़ेंगे। 3 एस्पेक्ट मतलब सोशल एस्पेक्ट कि सोसाइटी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, क्या क्या किया इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब कि इकोनॉमिकली कितना फ़र्क पड़ा, इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट फेलियर कि इसका फेलियर कैसे हुआ या हुआ कि नहीं हुआ, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल एस्पेक्ट को। इसको अब वो ऐसे ही पढ़ना, बहुत मैं आपको कह रही हूँ, आपको समझ भी आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा टॉपिक समझना, फिर रीड करना आपको लगेगा ये तो आपको आता है। ठीक है, तो देखो सोशल एस्पेक्ट मतलब कि सोसाइटी ने एनसीएम के लिए कैसे रिएक्ट किया। अब एक ना मैं आपको इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बताती हूँ। जब भी कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है ना, XYZ कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, आप ये देखो हमारे यहाँ 3 क्लास ऑफ पीपल होते हैं। एक तो होते हैं अपर क्लास जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, देन वी हैव मिडिल क्लास और फिर वी हैव लोअर क्लास। मिडिल क्लास वो होते हैं जो ना रिच में आते हैं ना पुअर में आते हैं, वो बेचारे घसीट रहे हैं बस खुद की ज़िंदगी को। और एक आते हैं लोअर क्लास जो कि बहुत पुअर होते हैं ना, बस इतना कमा रहे हैं कि घर का खर्चा चल रहा है। अब यहाँ पे ना आप मुझे सोच के बताओ, सोचो इस चीज़ को कि जो कितने भी प्रोटेस्ट होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेशन कौन सबसे ज़्यादा करता है। हम तीनों के नज़रिए से देखते हैं। जो अपर क्लास होते हैं ना उनके पास इतना पैसा है कि उनको ना किसी सोशल प्रॉब्लम से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता और ना वो बॉदर करते हैं इतना कि हम किसी चीज़ के लिए लड़ें, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पार्टिसिपेशन भी नहीं करते किसी प्रोटेस्ट में। ठीक है, जो लोअर क्लास है बेचारा, लोअर क्लास में हम एक रिक्शा वाले को समझ लेते हैं। वो बेचारा रोज़ आता है घर से, रिक्शा चलाता है, पैसे कमाता है, घर जाता है, रोटी खाता है। आपको क्या लगता है उसके पास इतना टाइम है? अगर वो किसी दिन मान लो रिक्शा नहीं चलाएगा, घर पर जाके बैठ जाएगा, कहेगा मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा, आपको क्या लगता है उसके प्रोटेस्ट करने से क्या चल जाएगा सब कुछ?
नहीं चलेगा, उसको घर में रोटी नहीं आएगी, उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करेगा। तो प्रोटेस्ट हमेशा करता कौन है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रोटेस्ट ज़्यादातर हमेशा मिडिल क्लास करेगा, ठीक है। तो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो इसमें आप याद रखना कि जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई था। पहला पॉइंट क्या है कि जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था वो एनसीएम में, टाउन्स में बहुत ज़्यादा हाई था। क्लियर हुआ। उसके बाद बायकॉट ऑफ स्कूल्स, हमने पढ़ा था ना कि एनसीएम की स्टेजेस होंगी, तो पहली स्टेज वही है, जो स्टेज है उन्होंने सोचा वही करना है। क्या क्या किया, बायकॉट किया। अब बायकॉट किन चीज़ों को किया, स्कूल्स में बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। जो टीचर्स थे उन्होंने छोड़ दिया, हेड मास्टर्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, मतलब इन सब ने ना अपनी चीज़ें छोड़ दी कि गवर्नमेंट के स्कूल है हम क्यों जाए, गवर्नमेंट किसके, ब्रिटिशर्स की, हम तो उनके अगेंस्ट है ना, तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। गुड्स मतलब सामान, जो भी सामान था ब्रिटिशर्स का बायकॉट कर दो। उसके बाद इलेक्शंस, अब इलेक्शंस होने वाले थे, है ना, हमने पढ़ा था इलेक्शंस में बायकॉट कर दो, कहीं नहीं इलेक्शन होंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, हम तो बस मूवमेंट करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट में टसल हुई थी कांग्रेस के बीच में। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। पहला क्या, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई था, मैंने आपको ये समझा दिया। फिर हमारी पहली स्टेज ही कहते हैं बायकॉट करो सारी चीज़ें। क्या क्या बायकॉट करना है, स्कूल में बच्चों ने छोड़ दिया, टीचर्स ने छोड़ दिया, हेड मास्टर्स ने छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं, सब खत्म। उसके बाद इलेक्शंस, जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं बायकॉट कर दो, ठीक है। पर अब देखो इंडिया में ना हमेशा एक एक्सेप्शन कहीं ना कहीं रहता है ना, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन था। उस टाइम पे ना एक चीज़ समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में डोमिनेटेड थे अपर क्लास हिंदूज, जो कि ज़्यादातर ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन ज़्यादा था, और उस टाइम पे आपको पता है कि अनटचेबिलिटी पीक पे थी, बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी इंडिया में। तो जो कांग्रेस थे ना वो जल्दी से जो दलित थे उनको सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत कम सपोर्ट था उनके लिए। तो यहाँ पे ना एक जगह है मद्रास, पहले ना मद्रास जो चेन्नई वाला एरिया है सारा, उसको कहा जाता था, इनफैक्ट पहले तमिलनाडु को मद्रास ही कहा जाता था। तो मद्रास वाला जो भी पार्ट था वहाँ पे ना एक पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, नॉन ब्राह्मण्स मतलब वही दलित्स की एक पार्टी थी, जिसका नाम आप याद रखेंगे, 1 मार्क में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है पार्टी का नाम, जस्टिस पार्टी। तो ये जो जस्टिस पार्टी है ये कहाँ की पार्टी है, मद्रास की। किसकी पार्टी है, कहाँ की पार्टी, मद्रास की, नाम क्या है, जस्टिस पार्टी। और किसकी पार्टी है, नॉन ब्राह्मण्स की, वो लोग जो कि कांग्रेस के पार्ट नहीं है और जो दलित्स हैं, ठीक है। अब इनको क्या लगता था, क्योंकि हमें तो कहीं मूवमेंट में भी जगह नहीं मिल रही है ना, कांग्रेस को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो क्या करना है, इनका सिंपली ये मानना था कि अगर तो आपको पावर में आना है तो इलेक्शन लड़ो, ठीक है। तो सारे देश ने इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ इलेक्शन लड़े गए हैं, मद्रास में। किसने लड़े हैं, जस्टिस पार्टी ने, ठीक है। तो देखो सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ा, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, सब कुछ बायकॉट कर दो, और इन द एंड एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, सारे इलेक्शन कैंसिल हो गए, बस एक पार्टी लड़ेगी, जस्टिस पार्टी, मद्रास की पार्टी है, पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स है। आई होप आपको सोशल एस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर। तो देखो हम पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, है ना, इजी शब्दों में अगर हम समझें, इजी वर्ड्स में, कि इकोनॉमिक मतलब कि पैसों से रिलेटेड कितना फ़र्क पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, मनी रिलेटेड कितना चेंज आ रहा है। तो देखो फिर फॉरेन गुड्स थे, हमने कहा कि सबसे पहले तो ना हम फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर देंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जाएगा तो इंपोर्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी हम उस पर आएंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया, लिकर शॉप को पिकेटेड कर दिया। लिकर क्या था, लिकर भी बाहर से आती थी और इंडिया में ना एडिक्शन उसका क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ना लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, कई जगह आएगा, और पिकेटेड वर्ड की डेफिनेशन भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। तो पिकेटेड का मतलब होता है, आपने सुना है हिंदी में धरना देना, कि किसी दुकान के आगे बैठ जाना और बहुत सारा ग्रुप बैठ गया, कहेंगे हम यहाँ नहीं जाने देंगे आपको, ये तो गड़बड़ जगह है, ठीक है। तो वो पिकेटेड कर देते, जो लिकर शॉप से उनके बाहर धरना दे देते कि यहाँ पे हम नहीं बैठने देंगे, ठीक है। तो फॉरेन गुड्स में तो गुड्स सब बायकॉट कर दो। यहाँ पे यहाँ तक कि पता है आपको क्या होता था, बड़े बड़े ना बॉन्ड फायर्स में कपड़ों को जलाया जाता था। जो ब्रिटिश क्लोथ्स होते थे जो बाहर से आए हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी आग लगा के ऐसे उसमें सब डाल देते थे, ये दिखाने के लिए कि हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं करते हैं फॉरेन गुड्स। तो उनको वो क्या करते थे, उसमें जला देते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। तो पहली चीज़ क्लियर हुई आपको कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया और लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया। इतनी लाइन लिखोगे इनफ है। फिर जो अब इसका फ़र्क क्या पड़ा है, देखो इंपोर्ट्स क्या होते हैं, जिस बच्चों को नहीं पता है समझ लो। इंपोर्ट्स होते हैं जब हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगाते हैं।
जब हम सामान मंगाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो मतलब हमारी कंट्री का जो पैसा है वो दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है। तो जो अब आपने देखा कि एमसीएम कब स्टार्ट हुआ है, 1921। आपको पता है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इंडिया ने ये ठान लिया कि हम फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर जो इम्पोर्ट्स था वो हाफ़ हो गया। हाफ़ मतलब पहले 102 करोड़ का उस टाइम पे भी इम्पोर्ट होता था, अब वो कितने पे आ गया है, वो आ गया 57 करोड़ पे। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है किसका, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने का, ठीक है। इंपोर्ट्स हाफ हो गए। हाफ कब हुए, 1921 से 22 जब एनसीएम स्टार्ट हुआ, और कितने हो गए, फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, मतलब इंपोर्ट्स कम हो गए। अब हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जा रहा है, हमारे देश का पैसा देश में ही है। जैसे कोविड के टाइम पे ना एक बहुत ज़्यादा ये वाली बात चल रही थी कि इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब हम चाइना से खरीदते हैं तो उनके पास पैसा जा रहा है हमारा और हम उनके गुड्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है। तो मतलब हमें अपने देश का पैसा अपने देश में रखना है, हमें दूसरों को क्यों देना है, हम अपने देश में रख के उसकी ज़्यादा बढ़ाएंगे, पैसे की इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखो इनफैक्ट जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन बेसिकली, जो सामान खरीद के बेचते हैं, और ट्रेडर्स थे, रिफ्यूज़ टू डील इन इम्पोर्टेड गुड्स। इन्होंने भी मना कर दिया इम्पोर्टेड गुड्स में डील करने के। इसका ना मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब अभी बीच में ना चाइना का बैन हो गया था प्रोडक्ट इंडिया में आना, तो ना जो हमारे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं ना बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आप देखो छोटी छोटी चीज़ें इंडिया में चाइना से आ रही हैं। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें होंगी जो चाइना से होंगी, ठीक है। अब वो बेचें क्या, क्योंकि उनके पास तो कुछ बेचने के लिए ना नहीं था। अगर नहीं बेचेंगे उनका घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मर्चेंट्स और ट्रेडर थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा देश प्रेम बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, हम डील ही नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स में, हम बेचेंगे ही नहीं, ना हम लाएंगे ना इंडिया में ले आके बेचेंगे। तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो लेके सामान बेचते थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अब इस फॉरेन गुड्स में डील नहीं करने वाले हैं, फॉरेन गुड्स हम नहीं बेचने वाले हैं, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, क्योंकि अब देखो मुझे कपड़े तो पहनने हैं, है ना। मैं कपड़े चाहे तो मैं इंपोर्ट किए हुए पहनूँ या अपने देश के बने हुए पहनूँ। जब मैंने इंपोर्ट बैन कर दिए, मतलब बाइकआउट कर दिए, बैन तो नहीं बाइकआउट कर दिए, तो कहाँ के कपड़े बने हुए पहनूंगी, मैं इंडिया के कपड़े बने हुए पहनूंगी। जब मैं इंडिया के कपड़े पहन रही हूँ और सब इंडिया के कपड़े पहन रहे हैं, तो क्या इंडिया की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। हाँ, इंडिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम पे। जो इंडिया की प्रोडक्शन थी, जो वहाँ की फैक्ट्रीज थी, वो बढ़ गई, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको फ़ायदा हुआ। ये बात आप ध्यान रखना, ये ना हम आगे भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक टॉपिक आने वाला है आगे। तो अभी के लिए बस हम 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले तो गुड्स को बायकॉट किया गया, लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स क्या हुआ है, इंपोर्ट्स हाफ हो गए, 102 करोड़ टू 57 करोड़ इन द ईयर 1921 और 22 के बीच में। उसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर भी पक्के हैं, देश प्रेम है उनके अंदर भी। उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं डील करने वाले फॉरेन गुड्स में, हम नहीं ला रहे हैं इंडिया में फॉरेन गुड्स, हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रोडक्शन वेंट अप, तो जो इंडिया की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई, क्योंकि अब हम इंडिया का सामान खरीदेंगे तो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, इंडिया के लोगों को नौकरी मिल रही है, इंडिया की फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है, तो जो इंडिया की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई। अब वो ये ना क्वेश्चन आता भी है आपके बोर्ड्स में, आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम, की जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ा है एनसीएम का वो इंडिया के ऊपर क्या था। तो आपको बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, मोर देन इनफ है, बुक में भी इतना ही है, आप इतना ही लिख के आएंगे। तो अब देखो, ये जो मूवमेंट था हमने देखा किसका पार्टिसिपेशन रहा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था, पर इसका फेलियर हो गया। अब फेलियर क्यों हुआ है, अब देखो वैसी बात है ना, फेलियर हुआ होगा, अगर ना हुआ होता तो तभी आज़ादी मिल जाती है हमें 1921 में, लेकिन 47 में आके मिली है। तो कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या थी इसको हम समझेंगे, कैसे इसका मूवमेंट का फेलियर हुआ ये हम समझेंगे। तो देखो कैसे हुआ है फेलियर, 2 चीज़ें बस याद रखना। आपने ये तो कह दिया कि इंडियन गुड्स पहनो, बाहर के बाइकआउट कर दो, हमने मान भी लिया आपकी बात, लेकिन इंडियन गुड क्या है, खादी, ठीक है। और खादी ना हैंडमेड कॉटन होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर अगर आप कंपेयर करोगे ब्रिटिश गुड्स से तो वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि कोई चीज़ हाथ से बन रही है उस पर मेहनत ज़्यादा लग रही है और मेहनत के पैसे होते हैं, तो इस वजह से खादी एक्सपेंसिव है। लेकिन जो ब्रिटिश मेड गुड्स हैं जो ब्रिटेन में बन रहे हैं वो तो फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, मास प्रोडक्शन हो रही है उसकी, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और कोई चीज़ ज़्यादा बनती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है ना। ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें सस्ता पड़ता है वो, तो वो चीज़ सस्ती होती है। तो इंडियंस इतने ज़्यादा रिच नहीं है, मिडिल क्लास वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहा है। इनिशियली तो उन्होंने अपनी सेविंग्स डाल दी सारी की सारी, लेकिन क्या वो ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो खादी एक्सपेंसिव थी, थोड़े टाइम पहनी, तो फिर उसके बाद कहाँ पे आ गए, वो वापस से शिफ्ट हो गए ब्रिटिश गुड्स के ऊपर ही, क्योंकि क्या करें बेचारे, है ना, कहाँ से लाएं इतना पैसा। दूसरी चीज़
आपको याद है कहा गया था स्कूल्स छोड़ दो, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दो और इलेक्शंस वगैरह सब बाइकआउट कर दो। अब यहाँ पे हम पकड़ते हैं बात स्कूल्स की, है ना। आपने ये तो कह दिया गांधी जी कि स्कूल्स छोड़ दो, स्कूल्स में मत पढ़ो, दूसरे स्कूल्स तो बनवाओ। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों को तो पढ़ा है, टीचर्स को तो जॉब करनी है, वो कब तक खाली बैठेंगे घर पे? गांधी जी ने कहा था नए स्कूल्स बनेंगे, स्कूल्स बने भी, लेकिन जितने बनने चाहिए थे, जिस स्पेस से, जिस स्पीड से उस चीज़ को कि बनने चाहिए थे स्कूल्स, वो बने ही नहीं। तो कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन खड़ा ही नहीं हुआ। तो बच्चे क्या करेंगे? वो वापस से उन्हीं स्कूल्स में चले जाएंगे जिसमें वो पहले जा रहे थे। तो क्या हुआ? जो भी कुछ करा था, इतनी सारी चीज़ें करी हैं हमने, प्लानिंग करी, हम खुश हो रहे हैं, सब वेस्ट। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो वो करा हमने, फिर वो क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। समझ में आई आपको ये बात? तो चलो एक बार पूरा रिकैप ले लेते हैं सारे टॉपिक का कि टाउन्स में कैसे हुआ। सोशल एस्पेक्ट, समाज का किस हिस्से का पार्टिसिपेशन था, उन्होंने क्या क्या किया। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था, बाइकआउट कर देंगे स्कूल्स, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिसेस जोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? सिर्फ एक जगह इलेक्शन हुए, कहाँ पे? मद्रास में। कौन लड़ेगा इलेक्शन? जस्टिस पार्टी। किसकी पार्टी है? पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दो, लिकर शॉप को पिकेटेड कर दो, धरना दे दो, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हाफ हो गए, 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गए। मर्चेंट्स और ट्रेडर ने मना कर दिया कि वो डील ही नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स में, जिसकी वजह से इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ गई। पर ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि इंडियन गुड क्या था? महंगा था। इंडिया खादी वॉज एक्सपेंसिव, तो खादी ज़्यादा टाइम तक वो खरीद नहीं पाए। उसके बाद कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं खुला, तो उनको वापस से अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा। तो देखो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, और मैं ये कहती हूँ कि मैं आपकी गारंटी देती हूँ, मैंने बहुत प्यार से अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है वो, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ो, साथ साथ वीडियोस देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। क्योंकि जो भी मेहनत कर रही हूँ शायद वो तभी सक्सेसफुल होगी जब मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मुझे भी लगेगा चलो अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।